Students, welcome to our online classes. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारा जो है चैप्टर 5 कंटिन्यू था। चैप्टर 5 में आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 का पार्ट थर्ड। सो पार्ट थर्ड में हम करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जब भी आपको जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर कुछ जो रिएक्शन में बॉटम में कुछ सोल्यूशन अगर बच जाता है तो उस जो बचे हुए सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो हियर वी हैव the chemical reaction in which two different compounds react with each other in a solution and leads to a formation of a compound that settle down at the bottom of the solution is called precipitation reaction. So वो reaction वो chemical reaction जिसमें दो compound है आपस में react करते हैं, दो अलग अलग compound आपस में reaction करते हैं और reaction के बाद जो है formation होता है, ऐसे compound का formation होता है जो जिस भी जो vessel के अंदर या जो भी आपके पास जो था जिसके अंदर जो है उसके बॉटम के अंदर कुछ जो है सेटल डाउन हो जाता है, वो जो नया कंपाउंड बनता है उसके बॉटम में बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो नया कंपाउंड बन रहा है जो कि बॉटम में जो है सेटल हो गया नीचे, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन या पीपीटी। For example, the reaction of silver nitrate solution with potassium bromide solution leads to a formation of red colored precipitate of silver bromide. So अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर हम जो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की अगर रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन से, तो उससे एक नया जो है कंपाउंड बनेगा जो कि हमारे पास का होगा रेड कलर का होगा। जो है सिल्वर ब्रोमाइड होगा, सिल्वर ब्रोमाइड है रेड कलर का होगा। रेड कलर का होने के अलावा वो है एक जो है पाउडरी फॉर्म में बनेगा, एक जो कि प्रेसिपिटेट बनेगा जो नीचे बैठ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करने पर सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है और पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है वही रहता है और सिल्वर ब्रोमाइड है वो उस वेसल के अंदर नीचे बैठ जाता है। The precipitate formed in the reaction is indicated by a downward arrow। और रिएक्शन में हम इसको कैसे शो करेंगे? किसी भी प्रेसिपिटेट को एक एरो लगा देंगे डाउनवर्ड्स, तो उससे हमको शो हो रहा है कि हाँ ये प्रेसिपिटेट है। 2 atoms of hydrogen, 1 atoms of oxygen, 1 molecule of water। अगर हम 2 एटम ले हाइड्रोजन के और 1 एटम ले ऑक्सीजन का, तो उससे हमको मिलता है वाटर मिलता है। वाटर का ये केमिकल फार्मूला होता है H2O। H2O क्या है? केमिकल फार्मूला है वाटर का। सो कॉमन कंपाउंड्स एंड देयर केमिकल फार्मूला आर गिवन इन टेबल। और हमारे पास नेक्स्ट है कुछ कॉमन कंपाउंड बता रखे हैं जिनके केमिकल फार्मूलाज हमको दे रखे हैं। टेबल ऑफ सम कॉमन कंपाउंड एंड देयर फार्मूलाज। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2। उसके बाद है शुगर। शुगर का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O। टेबल सॉल्ट, नमक जो होता है हमारा, उसका फार्मूला होता है NaCl, जो भी आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। विनेगर, विनेगर का फार्मूला होता है CH3COOH। ये सारे कॉमन नेम है और ये इनका केमिकल फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल चेंज। The change in which new substance with different properties are found are called chemical changes। So हमने अब तक जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ ली थी, अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लिया। नेक्स्ट हम केमिकल चेंज के बारे में बात करें। केमिकल चेंज होता क्या है? जब कोई भी चेंज में अगर हमको न्यू सब्सटेंस, अलग अलग प्रॉपर्टी वाला न्यू का सब्सटेंस मिलता है ना, न्यू सब्सटेंस बनता है, तो उस चेंज को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ये हमारे पास पहले भी है डेफिनेशन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के डेफिनेशन के साथ। In a chemical change or reaction, the interacting substance are called reactants and the new substance formed is called product। अब कोई भी अगर केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो भाग लेने वाले सब्सटेंस है जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में जो है रिएक्शन कर रहे हैं, उन सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो हमको नया सब्सटेंस बनता है, मिलता है, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। मतलब अगर हम बात करें हाइड्रोजन वाले इस वाले रिएक्शन में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है एटम्स हमको क्या क्या पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में? हाइड्रोजन का 2 एटम पार्ट ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम पार्ट ले रहा है। तो दोनों क्या हो गए? ये दोनों को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और हमको इससे हमको एक वाटर का मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे।
ए केमिकल चेंज इज़ ऑलवेज परमानेंट, केमिकल चेंज हमेशा परमानेंट होता है। फिज़िकल चेंज आप जो है वापस इसको रिवर्स कर सकते हो, जबकि केमिकल चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इसलिए जो है परमानेंट होता है। वी कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से हम इसके वापस से जो कंस्टिट्यूएंट है वो एलिमेंट वापस नहीं पा सकते। द कॉमन केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस अराउंड अस आर बर्निंग ऑफ फ्यूल, कुकिंग ऑफ फूड, कर्डिंग ऑफ मिल्क, डाइजेशन ऑफ फूड एट्सेट्रा। और हमारे आसपास जो ऐसे चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, फ्यूल अगर बर्न होता है तो उससे हम वाजह से लकड़ी अगर बर्न हो जाती है तो बर्न होने के बाद वापस से उसको हम ना लकड़ी के फॉर्मेट में उसको वापस नहीं गेन कर सकते, तो ये केमिकल चेंज हो गया। कुकिंग फूड है, फूड कुक कर देते हैं तो उसका टेस्ट, कलर सब कुछ चेंज जाता है, तो ये भी जो है केमिकल चेंज है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड बन जाता है, ये भी केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, हमारा फूड है वो पच जाता है, वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, गुण क्या क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन की, वो हम इसमें स्टडी करने वाले, देखने वाले। सो लेट्स सी। ऑल केमिकल रिएक्शन हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे पास दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन एनर्जी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, रिलीज ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारे जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। सबसे पहला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन एनर्जी। ऑल रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, जितनी भी रिएक्शंस हमारे आसपास होती हैं, चाहे फिजिकल होती हैं चाहे केमिकल होती हैं, उनके अंदर एनर्जी में चेंज तो ज़रूरी आता है। एनर्जी यूजुअली इज़ फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी को अगर हम बात करें कॉमन लैंग्वेज में तो हीट की जो फॉर्म है वो भी एनर्जी होती है। इज़ इधर गिवन आउट एंड और एब्जॉर्ब्ड इन द रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन अगर होती है तो उसके अंदर हीट क्या आया तो उसको हीट रिएक्शन को देनी पड़ेगी या उसमें से हीट रिलीज़ होगी, तो ऑब्वियसली एनर्जी की ज़रूरत है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, थर्मिक का मतलब गर्मी, थर्मल, और एक्सो मतलब निकलना, बाहर निकलना, एग्जिट। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से जो है एनर्जी जो है या हीट है वो बाहर निकले। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब वाटर बनेगा तो उसमें से जो है एनर्जी रिलीज़ होगी, हीट रिलीज़ होगी। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी जो चाहिए होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई भी कंपाउंड से आसपास के एनर्जी को जो है सोख लेते हैं, तो वो वाली रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब एंटर करना, थर्मिक मतलब थर्मल। सो जिसमें जो है हीट जो है एंटर करेगी रिएक्शन में, हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। और सबसे जो इसका एग्जांपल है कि अगर हम पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड को अगर हम मिलाएंगे तो उसके अंदर से जो है हीट क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो पानी क्या करेगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आसपास की हीट उसने एब्जॉर्ब कर ली। तो उसको अगर हम बीकर वगैरह जिसमें भी हम ये जो है डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो बीकर वगैरह ठंडा हो जाएगा। तो एक और ये इसका हम छूकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसके आसपास का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आसपास के एनवायरनमेंट की एनर्जी है वो रिएक्शन अपने अंदर सोख लेगी। और जबकि एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, तो एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से आसपास को वो गर्मी दे देगी, हीट दे देगी, तो आसपास का जो उसका एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। इन मैनी केमिकल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस गेट्स चेंज, जितने कई भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर फिजिकल चेंज है वो चेंज हो जाती है। फिजिकल स्टेट जो होती है मतलब उसका रंग रूप आकार है वो चेंज जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट लाइम इज़ हीटेड इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ गैस। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि लाइम होता है, चूना जिसको होता है, उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। तो उसमें जो है चेंज हो रहा है इसकी फिजिकल स्टेट में, पहले सॉलिड था फिर गैसेस जो है प्रोडक्ट हमको गैसेस स्टेट में मिल रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेट में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज इन कलर। When a reactant changes to a product,
द लेटर मे हैव अ डिफरेंट कलर। अगर कोई रिएक्टेंट है वो चेंज होता है प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमको जो मिल रहा है, यानी कि बाद में जो हमको बन रहा है कोई भी प्रोडक्ट सब्सटेंस जो भी हमको मिल रहा है, उसका कलर क्या होगा, डिफरेंट होगा। For example, when zinc powder is added to copper sulfate solution, the blue color or copper sulfate solution fades away due to the formation of zinc sulfate, which is colorless. अब इसका एग्जांपल दिया, अगर हम जो है जिंक पाउडर ऐड करें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी जगह जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, जो कि कलरलेस होता है, वो आ जाता है। क्योंकि जिंक पाउडर डालते ही जिंक क्या करेगा, कॉपर को एलिमिनेट कर देगा, कॉपर की जगह आज ले लेगा जिंक, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। और जिंक सल्फेट क्या होता है, कलरलेस होता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर हट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉपर सल्फेट बचा ही नहीं, क्या बन गया, वो जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक सल्फेट तो कलरलेस होता है, इसीलिए क्या हो गया, जो है कलर पहले ब्लू था, ब्लू से क्या हो गया, कलरलेस हो गया, मतलब कलर चेंज हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैसेस रिलीज होती हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म मे बी इन गैसियस स्टेट इन इफ द रिएक्टेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन, दिस गैसेस प्रोडक्ट इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। सो जो है गैसेस रिलीज होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर उसके अंदर कोई भी जो है प्रोडक्ट है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो अगर जो रिएक्टेंट्स अगर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो जब भी गैसेस फॉर्म बनती है, तो जबकि जो भी प्रोडक्ट गैसेस होते हैं तो वो बबल के फॉर्म के अंदर निकलते हैं। मतलब जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और उसके अंदर कुछ जो प्रोडक्ट है वो गैसेस स्टेट में, जबकि जो रिएक्टेंट थे वो लिक्विड स्टेट में थे। तो जो प्रोडक्ट नए जो बन रहे हैं वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है, तो गैस कैसे निकलेगा, गैस बबल के फॉर्मेट में बाहर निकलेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, लिक्विड फॉर्म में थे। द गैसेस प्रोडक्ट इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड एरो। और जो रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट जो गैसेस फॉर्म में जो कि बाहर निकल रहा है, तो उसको ये शो करने के लिए वो बाहर निकल रहा है, एक एरो लगाते हैं अपवर्ड साइड में। For example, when sulfuric acid and calcium carbonate reacts, carbon dioxide escapes from the reaction solution. So जब भी जो हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया और कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से निकलती है उस सॉल्यूशन में से। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे शो करेंगे, अपवर्ड एरो से शो करेंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया, उनकी रिएक्शन कराई, तो क्या बना, कैल्शियम सल्फेट बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, गैसेस फॉर्म में, तो ये बाहर निकल जाएगी सॉल्यूशन से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। सो जब भी हम जो केमिकल चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें प्रिसिपिटेट बन सकता है। Some chemical reaction lead to the formation of an insoluble substance that settle down at the bottom of the test tube. जो है कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो अगर हम insoluble सब्सटेंस अगर हमको मिलता है, जो घुलता नहीं है उस लिक्विड के अंदर, वो क्या करेगा, घुलेगा नहीं तो क्या करेगा, नीचे उसके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में रह जाएगा। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। और यही जो नहीं घुलने वाला सब्सटेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। A precipitate is a reaction is represented by a downward arrow। और ये जो है रिएक्शन के अंदर ये जो प्रिसिपिटेट है, ये कैसे दिखाएंगे हम, एक डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। ये पहले भी आया था प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में। सो जो भी चीज़ बाहर निकलेगी उसको अपवर्ड एरो से दिखाएंगे, और जो चीज़ नीचे रह जाएगी उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन को शो करने का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड तरीका है। For example, when hydrogen sulfide gas is passed through zinc chloride solution, black colored zinc sulfide precipitate out। अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के अंदर गैस में से हमने जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन को पास किया, तो उसके अंदर जो है नया प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फाइड, जो कि प्रिसिपिटेट होगा, वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा बॉटम उस वेसल के बॉटम में। हाइड्रोजन सल्फाइड और जिंक क्लोराइड दोनों को आपस में रिएक्शन करा रहे, जिंक है वो क्या कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बन जाएगा। प्रिसिपिटेट को पीपीटी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। अगर कोई नेक्स्ट आगे बड़ी क्लासों में अगर आपको कोई पीपीटी नाम सुने तो कंफ्यूज मत होना, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग है 6th क्लास में भी आया था केमिकल चेंज के अंदर। रस्टिंग क्या होता है ये इसके अंदर हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स सी रस्टिंग क्या होता है।
You must have seen a reddish brown layer on an iron bolt left in rain or in open air. कभी आपने एक आयरन का लोहे का बॉल देखा होगा जिसको अगर आप बारिश के अंदर हवा के अंदर छोड़ दो खुला तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, रेडिश कलर की लेयर जम जाती है. दिस रेडिश ब्राउन लेयर इज़ कॉल्ड रस्ट. और ये जो रेड कलर की ब्राउन सी कलर की जो लेयर होती है रस्ट होती है, जंग होती है. एंड द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड रस्टिंग. और ये जो जंग बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं. द केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज़ आयरन ऑक्साइड विच इज़ फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर ऑन आयरन. और केमिकल नेम है रस्ट का, वो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है. आयरन ऑक्साइड मतलब जो है ये कैसे बना है, एयर और वाटर की आयरन पे रिएक्शन से बना है. ऑक्सीजन एंड वाटर आर टू एसेंशियल कंडीशन फॉर रस्टिंग. रस्टिंग अगर आप देखते हो, रस्टिंग अगर हो चाहते हो रस्टिंग हो तो उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी होगी आयरन की, आपको आयरन चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा और वाटर की प्रेजेंस चाहिए होगी, तब जाके है रस्टिंग होगी. दिस इज़ केमिकल चेंज बिकॉज रस्टिंग इज़ परमानेंट. और एक केमिकल चेंज होता है रस्टिंग, क्योंकि रस्टिंग है परमानेंट होता है. रस्टिंग से आयरन है वो ख़राब हो जाता है, वापस से आप उसको जो है सही नहीं कर पाते हो. You cannot get original iron from the rust. रस्ट से आप ओरिजिनल आयरन को गेन नहीं कर सकते हो. आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा. और आयरन ऑक्साइड को हम क्या बोल रहे हैं, रस्ट बोल रहे हैं. ये इसका केमिकल रिएक्शन हो गया यहाँ पे. The process of rusting becomes faster in humid atmosphere and in saline water. अगर हम देखें जो रस्टिंग है, रस्टिंग की प्रोसेस है वो फास्ट कब हो जाती है, जब एटमोसफेयर है वो ह्यूमिड हो, नम वाला थोड़ा सा हो, जहाँ पे पानी वाटर वेपर की जो है क्वांटिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे ये इसकी प्रोसेस की स्पीड तेज़ जाएगी. उसके अलावा अगर वाटर है वो सलाइन हो, खारा हो, तब भी क्या होगा, रस्टिंग तेज होगा. रस्टिंग ईट्स अप आयरन आर्टिकल्स एंड ग्रेजुअली वीकन्स इट. रस्टिंग की वजह से जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं धीरे धीरे. रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज. अब रस्टिंग हमको पता है रस्टिंग से आयरन की चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हाँ हमारी आयरन की चीज़ें ख़राब ना हो, रस्टिंग ना हो, तो इसके लिए हमको रस्टिंग से बचाना पड़ेगा उनको. तो रस्टिंग से बचाने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं. Iron surface can be coated with a layer of oil or grease or paint which prevents exposure of iron to air and water. अगर हम चाहते हैं कि आयरन की सरफेस सेफ़ रहे तो उसके लिए हमको आयरन की सरफेस पे एक लेयर लगानी पड़ेगी. ये ऑयल की हो सकती है वो लेयर, ग्रीस की हो सकती है, पेंट की हो सकती है, ताकि जो है वो आयरन की जो ऑब्जेक्ट है उसका हवा और पानी के साथ एक्सपोजर ना बढ़े, पानी के अंदर हवा के अंदर वो उसका उनका कनेक्शन ना हो, जिसकी वजह से कि रस्टिंग होती है. अगर उस आयरन पे वाटर और एयर लगेगी नहीं तो ऑब्वियसली रस्टिंग भी नहीं होगी. दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज़ कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन. और ये जो प्रोटेक्शन है कि आप उसको जो एक्सपोजर ही नहीं होने दोगे आयरन को हवा और पानी के साथ, तो इस टाइप की प्रोटेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं. कि हमने रोक लगा दी है, कि बैरियर लगा दिए बीच में, कि हाँ हम लेयर लगा दिए जिसकी वजह से जो है कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे दोनों, तो रिएक्शन ही नहीं होगी. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron surface. और इसके अलावा एक और जो तरीका है, जो एक लेयर है, मेटल की लेयर है, वो अगर आयरन ऑब्जेक्ट पे लगा दी जाए, जैसे कि क्रोमियम या जिंक की हमने लेयर लगा दी उस आयरन की सरफेस पे, तो भी जो है जो रस्टिंग नहीं होगी. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. और ये जो प्रोसेस है कि आयरन ऑब्जेक्ट पर हम मेटल की लेयर चढ़ा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. बॉडी ऑफ द वाटर कलर used in our houses is made up of galvanized iron. और हमारे जो है वाटर पाइप जो यूज़ आते हैं, हमारे जो वाइट कलर के वाटर पाइप्स हम घरों में यूज़ करते हैं, वो कैसे बनते हैं, गैल्वनाइज्ड आयरन से बनते हैं. मतलब उस आयरन पे जो है एक लेयर चढ़ी होती है पहले से मेटल की, और जिसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगता है. पर लंबे टाइम तक अगर उसको यूज़ करते तो उस पर भी जंग आता, क्योंकि जो मेटल की लेयर थी जो चढ़ाई थी ऊपर से, वो जो है वियर आउट हो जाती है, घिस जाती है, जिसकी वजह से जो है आयरन जो है एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है और फिर से रस्टिंग करने लगता है. नेक्स्ट हमारे पास डू यू नो पॉइंट है.
There are changes which may be classified in more than one type. For example, formation of curd from milk is a desirable change, a slow change, a chemical change, and irreversible change. तो कई चेंज होते हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कैटेगरी में रख सकते हैं। मतलब वो सिर्फ एक टाइप की रिएक्शन शो नहीं करेंगे, एक टाइप का चेंज नहीं होगा उनके अंदर, उसको कई और अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी वो फिट होता होगा। जैसे कि अगर है जो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है मिल्क से, वो डिज़ायरेबल चेंज भी होता है, हम जानबूझ के करते हैं मिल्क जो है हमको कर्ड बनाना होता है, उसके अंदर हम जानबूझ के उसको जावन डालते हैं, उसको मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो ये डिज़ायरेबल चेंज होता है। उसके अलावा केमिकल चेंज होता है मिल्क से कर्ड बनना, क्योंकि हम जो है केमिकल उसमें जो है पहले जो मिल्क था उसका नया फॉर्म बन रहा है कर्ड के फॉर्म में, कर्ड के स्टेट में, तो ये केमिकल चेंज है। स्लो चेंज है, पूरी नाइट लगती है मिल्क से कर्ड बनने में। और इरिवर्सिबल चेंज है, कर्ड से वापस से हम मिल्क को गेन नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल ही है जिसको हम इतने सारे चेंजेस में, इतने सारी कैटेगरी में रख सकते हैं ईजिली बिना ज़्यादा सोचे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में हम उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कि कैसे हम सॉलिड्स को उनके सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट पे करने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।